नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे रीट L2 का जो सेकंड टेस्ट पेपर था उसकी आंसर की को लेकर, यानी ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो आंसर है रीट L2 के उनको लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था सुमेलित करने वाला। तो इसमें एक तरफ आपको पौने दे रखी थी और दूसरी तरफ उनका संबंधित स्थान दे रखा था। तो सबसे पहले थी ब्लैक रोलर, और ब्लैक रोलर चलते हैं यूएसए में। यूएसए और कनाडा का जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन चलता है, ब्लैक रोलर पौने चलती है। फिर ब्रिक फिल्डर, तो इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि फिल्डर सबसे बढ़िया कहाँ के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के, यानी ऑस्ट्रेलिया में। फिर सेंटा आना ये चलती है कैलिफोर्निया में, और हर्मटन ये चलती है नाइजीरिया में। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था मानसून पूर्व की वर्षा के संदर्भ में असुमेलित है, यानी ये जो दिए हुए हैं इनमें से असुमेलित कौन सा है। तो एक तरफ आपको दे रखा है वर्षा का नाम, और दूसरी तरफ दे रखा है उससे रिलेटेड राज्य या उससे रिलेटेड जो तट है वो। तो ए ऑप्शन है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा होती है मानसून पूर्व तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में जो तट स्थित है उसका नाम है कोरोमंडल तट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला ही आपका असुमेलित है। फिर आगे की बात कर लेते हैं। चेरी ब्लॉसम ये होती है केरल और कर्नाटक में। बारदोली छेड़ा ये होती है असम और पूर्वोत्तर भारत में। और काल वैसाखी ये होती है पश्चिम बंगाल में। यानी बाकी तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है, लेकिन असुमेलित का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वर्ष में कितनी विषुव स्थितियाँ बनती है। विषुव स्थिति का मतलब है कि सूर्य आपके विषुवत रेखा पर कितनी बार लंबवत चमकता है एक वर्ष में। तो आंसर हो जाएगा 2 बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं। तो दिन रात के छोटे बड़े होने के पीछे जो कारण है वो है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, यानी पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। मैंने आपको बताया था पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री से झुकी हुई है, यानी ये पृथ्वी की अक्ष इससे 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है पृथ्वी। तो 23.5 डिग्री पे झुकाव होने के कारण ही सूर्य जो है उसकी स्थिति, कभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कभी दक्षिणी गोलार्ध में। तो ऐसी कंडीशन में दिन जो है उसकी अवधि एक समान न होकर छोटी बड़ी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल इजी सा था, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो आंसर हो जाएगा अमावस्या को। फिर अगला प्रश्न था काली व तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिंधु, सिंधु के बाद सतलज, उसके बाद काली, फिर तीस्ता और फिर ब्रह्मपुत्र। अब यदि हम लोग बात करें तो सिंधु और सतलज के बीच में था आपका पंजाब हिमालय। सतलज और काले के बीच में था गढ़वाल हिमालय, या जिसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुमेलित करो। एक तरफ तो आपको दे रखी है लोहा एस की खान, और दूसरी तरफ दे रखा है उससे रिलेटेड राज्य। तो खान दे रखी है आपको जैसे चंद्रपुर। चंद्रपुर जो है वो राजस्थान भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। चंद्रपुर हो गई, रत्नागिरी हो गई, भंडारा हो गई, ये खाने कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। फिर चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग जो खान है मैंने आपको बताया था कि दुर्ग का चित्र वही दिखाते हैं जो नाटक करते हैं, यानी कर्नाटक। बेलाडीला ये हो जाएगी आपकी छत्तीसगढ़, और मयूरगंज ये हो जाएगी आपकी ओडिशा। तो आंसर ए जो है वो सुमेलित हो जाएगा आपका 2 से, बी सुमेलित हो जाएगा आपका 4 से, सी सुमेलित हो जाएगा 3 से, और डी सुमेलित हो जाएगा 1 से, यानी 2 4 3 1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। अगला प्रश्न था भारत में अधिकांश पेट्रोलियम किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा टर्शियरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था लोहे की सर्वश्रेष्ठ किस्म। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, मैग्नेटाइट, जिसमें चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं और जिसका रंग काला होता है, यानी मैग्नेटाइट लोहे की सर्वश्रेष्ठ किस्म हो जाएगी।
अगला प्रश्न, कौन सा लौह इस्पात उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित नहीं किया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किए गए थे। एक था राउरकेला, दूसरा भिलाई और तीसरा था दुर्गापुर। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये तीनों के तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, लेकिन बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कौन सा लौह खनिज नहीं है? तो कोबाल्ट, निकिल और मैग्नीज, ये तीनों के तीनों आपके लोहा अयस्क है, और बॉक्साइट जो है वो लोहा अयस्क नहीं है, अलोहा अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक तरफ आपको दे रखा था मृदा का नाम और दूसरी तरफ दे रखा था उससे रिलेटेड जिले, तो इनको हमें सुमेलित यानी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित बताना था एरिडिसॉल्स। एरिडिसॉल्स मैंने आपको बताया था शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है, तो ऑप्शन में दे रखा है अजमेर और उदयपुर, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एल्फिसॉल्स पूर्वी मैदानी प्रदेश, बीकानेर और गंगानगर दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताई थी वर्टिसॉल्स जो कि हड़ौती के पठार में पाई जाती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब इंसेप्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स मैंने आपको बताया था मध्य और दक्षिणी अरावली में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा और पाली। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस मृदा में क्ले की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? क्ले की मात्रा यदि हम बात करें तो सर्वाधिक पाई जाती है के फॉर क्ले, के फॉर काली, यानी काली मृदा में क्ले की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, और काली मृदा जो है उसका वैज्ञानिक नाम होता है वर्टिसॉल्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर था अम्लीयता के उपचार हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीयता का उपचार करना है, तो अम्लीयता का उपचार करने के लिए हम उपयोग करेंगे रॉक फॉस्फेट का। अब आप लोगों को बताना है कि क्षारीयता के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट था कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको फसल का नाम दे रखा था, दूसरी तरफ आपको उसकी किस्म दे रखी थी। तो कपास की किस्म है वीरनार, यानी ये बिल्कुल सही है। गेहूँ की माही धवल गेहूँ की नहीं है। माही धवल जो किस्म है वो मक्का की है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। असुमेलित गेहूँ, इसकी माही धवल नहीं है, माही धवल मक्का की है। फिर चावल की है माही सुगंधा, तो ये बिल्कुल सत्य है। मक्का इसकी है माही कंचन, तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी असुमेलित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न था सुमेलित करो। सुमेलित करने में सफ़ेद क्रांति जो है उसका संबंध था दुग्ध उत्पादन से, जो गुजरात से चलाई गई थी, ऑपरेशन फ्लड। दूसर क्रांति, इसका संबंध था उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से, और सदाबहार क्रांति मिट्टी को उन्नत बनाने से रिलेटेड थी, यानी ए जो है वो रिलेटेड हो जाएगा 3 से, दूसर क्रांति 4 से, गुलाबी क्रांति 2 से, और सदाबहार क्रांति 1 से, यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। मैंने आपको बताया था भारत के 40 से 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, उस मृदा का नाम क्या है? जलोढ़ मृदा। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, क्योंकि टॉपिक आपके इसमें था कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा होगा। वैसे आप लोग ऑप्शन देख के भी पहचान सकते हो, क्योंकि यदि जलवायु प्रदेश होता तो वहाँ जलवायु का नाम लिखा हुआ रहता, लेकिन आपको पूछा कृषि जलवायु प्रदेश, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सी। ये जो कृषि जलवायु प्रदेश है ये उच्च शुष्क सिंचित क्षेत्र जो है, यानी जिसमें आपके एक तो उच्च शुष्क होना चाहिए, दूसरा सिंचित भी होना चाहिए, तो लगभग मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उन सब क्षेत्रों में पाया जाता है आपका फर्स्ट सी, यानी मरुस्थलीय जिले जितने भी है वो सारे के सारे फर्स्ट सी में आते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सी, यानी उच्च शुष्क जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो आता है आपका फर्स्ट सी के अंतर्गत। फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाओं का उद्गम से मुहाने की तरफ क्रम, तो उद्गम से मुहाने की तरफ यदि हम लोग क्रम देखें तो सबसे स्टार्टिंग में यदि हम चालू करते हैं
तो सबसे पहले आती है हमारी सूरतगढ़, फिर अनूपगढ़, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारी आती है पूगल। पूगल के बाद यानी सबसे पहले आएगा 4, पूगल के बाद आती है दातूर यानी ऑप्शन नंबर 2, फिर आती है बिरसलपुर यानी ऑप्शन नंबर 3, और फिर आती है चारणेवाला यानी ऑप्शन नंबर 1। यानी 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर जो थी उसको उद्गम से लगा के और मुहाने की तरफ मिलाना था। तो 4 2 3 1 पूगल, पूगल के बाद दातूर, दातूर के बाद बिरसलपुर और बिरसलपुर के बाद चारणेवाला। फिर किस परियोजना का संबंध झालावाड़ से नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र सागर। ये जो है परियोजना ये है आपकी कोटा की। तो हरिश्चंद्र सागर जो है इसका संबंध हो जाएगा कोटा से। बाकी तीनों की तीनों जो है सावन भादो, भीम सागर और छापी, ये तीनों की तीनों झालावाड़ से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सोम कागदर सिंचाई परियोजना का संबंध, आंसर हो जाएगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? तो सबसे पहले है कंवरसेन लिफ्ट नहर, इसका संबंध बीकानेर से। फिर गंदेली साहिबा, इसका संबंध चूरू से। और राजीव गांधी लिफ्ट नहर, ये जैसलमेर से संबंधित नहीं है, इसका संबंध जोधपुर से है। तो ये आपका असुमेलित हो जाएगा। और गजनेट लिफ्ट नहर, इसका संबंध नागौर से। आप लोग कमेंट बॉक्स में इन नहरों के नए नाम भी बता सकते हो कि कंवरसेन लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है, गंदेली साहिबा का नया नाम क्या है, गजनेर लिफ्ट नहर जो है उसका नया नाम क्या है। फिर भारत का वह तट जो उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, उत्तरी पूर्वी मानसून या जिसको हम शीतकालीन मानसून के नाम से जानते हैं, या कई बार हमें इसकी जगह एक वर्ड देखने को मिलता है लौटता हुआ मानसून। तो लौटते हुए मानसून से या शीतकालीन मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल तट। फिर संपूर्ण भारत में यानी पूरा जो भारत है उसमें शीतकाल में जो भी वर्षा होती है उसके पीछे कारण कौन सा है? तो ध्यान रखना, संपूर्ण भारत, आपको ये नहीं पूछा कि उत्तरी पश्चिमी या उत्तरी भारत में, आपको पूछा है कि ऑल ओवर भारत में जहाँ पर भी शीतकाल में वर्षा होती है उसका कारण क्या है। तो मैंने आपको बताया था इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से वर्षा होती है कोरोमंडल तट या यूँ कहें कि तमिलनाडु राज्य। और दूसरा कारण था पश्चिमी विक्षोभ, यानी भूमध्य सागर में जो पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं उनके कारण भारत का जो भी उत्तरी भाग है और भारत का जो भी उत्तरी पश्चिमी भाग है उसमें वर्षा होती है। यानी इसके कारण हो जाएंगे 2, एक तो उत्तरी पूर्वी मानसून और दूसरा कारण हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। यानी ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 दोनों सत्य। अगला प्रश्न था पॉलिटी का 1 to 2। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन था भारतीय संसद के 2 सदन हैं, बिल्कुल सही है, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न सदस्य होता है, यह कथन बिल्कुल गलत था क्योंकि सदस्य नहीं होता है, अभिन्न अंग होता है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2026 तक के लिए वर्ष 1971 की यानी 1971 की जनगणना पर आधारित होगा। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र 2026 तक के लिए फिक्स है, लेकिन उसके लिए जो जनसंख्या मानी गई है आधार वो मानी गई है 2001 की। दूसरा, 1971 की जो जनगणना है वो भारत में लोकसभा की जो सीटें हैं, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी, सीट आवंटन के लिए आधार वर्ष है। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। फिर राज्यसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में है। तो ये कथन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि राज्यसभा में किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। यानी राज्यसभा की बजाय यहाँ अगर लोकसभा होता तो आंसर ये कथन हमारा सही होता। तो तीनों कथन गलत है, केवल और केवल कथन एक सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था संसद है,
ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के लिए जो भी कानून बनते हैं उनका निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद में 14 सदस्य मनोनीत करता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 12 सदस्य राज्यसभा में और 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में 12 और अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में, यानी कथन नंबर 2 भी सत्य है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति है, यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास संविधान के द्वारा प्रदत्त कोई भी स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। और राजस्थान से संसद में 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 25 सदस्य राजस्थान से लोकसभा में होते हैं, 10 सदस्य राजस्थान से राज्यसभा में होते हैं, और यहाँ पे संसद का दिया हुआ है, तो टोटल यदि 35 होता तो सत्य होता, यानी कथन 1 और 2 ये सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित को छांटो। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, तो मैंने आपको बताया था कि परिचय पत्र चेंज हो जाता है जैसे ही कोई भी लड़की पालकी में बैठती है, तो उसका परिचय पत्र जो है वो अपने पियर की बजाय ससुराल का बन जाता है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, तो मैंने आपको बताया था कि पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की, तो एग्ज़ाम टाइम में अब आपको सजेस्ट करते हैं कि अब पूरी किताबें तो पढ़ नहीं सकते, तो आप लोग क्या करो, कुंजी से अध्ययन करो, यानी अर्नेस्ट बाकर, यह भी बिल्कुल सत्य है। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है या भविष्य फल है, तो ये बताया था केएम मुंशी ने, यह भी बिल्कुल सत्य है। और प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये अलादी कृष्ण स्वामी के विचार थे, एम हिदायतुल्लाह के नहीं, क्योंकि मैंने आपको कनेक्ट करके बताया था कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप लोगों को सपने जो आते हैं वो कृष्ण के आते हैं कि कल हमारा पेपर जो है वो अच्छा हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका असुमेलित हो जाएगा। फिर कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसका मतलब जिस शब्द को संविधान में किसी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया वो शब्द नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रस्तावना के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी असत्य कथन बताना था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें से 8 महिलाएं भी शामिल थी, तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप भारतीय संविधान का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया था, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन प्रारूप जो तैयार किया गया था जिसमें 243 आर्टिकल थे वो तैयार किया था BN राव ने, यानी प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। अब उस प्रारूप पर विस्तृत चर्चा करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, जिसको हम प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन संविधान का जो ड्राफ्टिंग हुई थी वो ड्राफ्टिंग BN राव के द्वारा की गई थी, तो ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब आपको असत्य कथन इनमें से चूज करना था, तो असत्य कथन 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सुमेलित करो। तो एक तरफ आपको दे रखे हैं नीति निर्देशक तत्व, तो दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड आर्टिकल। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 51 में। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख व पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उपबंध, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 45 में, यानी ये सुमेलित हो जाएगा 45 से, यानी 4 से। ये सुमेलित हो जाएगा आपका 3 से। फिर
कृषि व उद्योगों में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का उपबंध, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 43 यानी 1 से सुमेलित हो जाएगा। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 49 में यानी 2। तो आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, संसद से संबंधित अनुच्छेदों में से कौन सा असुमेलित है? तो सबसे पहला है, इधर तो आपको उपबंध दे रखा है और इधर आपको आर्टिकल दे रखा है। तो पहला उपबंध है, मंत्रियों व महान्यायवादी का किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेना, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। संसद का कोरम या गणपूर्ति, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 100 में है। फिर संसद का सचिवालय, इसका उल्लेख 97 में नहीं है, इसका उल्लेख 98 में है। और संसद सदस्यों की शपथ, इसका उल्लेख अनुच्छेद 99 में है, यानी असुमेलित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संसद के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है जिसमें यह शब्दावली लिखी हुई है संयुक्त अधिवेशन। हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में इस बात का उल्लेख है कि किसी भी मान लो विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होता है, तो ऐसी कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन का संविधान में संयुक्त अधिवेशन जैसा कोई शब्द उल्लेखित नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है जो कि संविधान के अनुच्छेद 108 में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, न कि ऑप्शन नंबर ए। अगर संयुक्त बैठक होता तो आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, असुमेलित। सबसे पहला है धन विधेयक की परिभाषा, जो कि अनुच्छेद 110 में है। बजट, ध्यान रखना भारतीय संविधान में बजट जैसा कोई भी शब्द उल्लेखित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी असुमेलित हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 112 में जो शब्दावली यूज़ की गई है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो अनुच्छेद 112 यदि वार्षिक वित्तीय विवरण होता है इसके सामने तो सही होता, लेकिन यहाँ पे बजट दिया हुआ है इसलिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी असुमेलित हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। धन विधेयक की प्रक्रिया 109 में और संसद की संरचना अनुच्छेद 79 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे उनके कार्यकाल में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके एसएस में ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो 35 क्वेश्चन थे उनके आंसर। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई वो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। धन्यवाद।